नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 23 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपने साथ एक नोटबुक ज़रूर रखिए। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लास में बताए जाते हैं उनको नोट डाउन ज़रूर करिए क्लास, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आज की क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आधुनिक भारत से रिलेटेड है, मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड। आप में से कई स्टूडेंट बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, तो आज हम मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन के माध्यम से आधुनिक भारत को रिवाइज करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से, ये याद रखिएगा। चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में। ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है, और ये फाउंडेशन कोर्स यूपीपीसीएस 2025 के लिए है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये यूपीपीसीएस के लिए है 2025 के लिए, और इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जा रहा है। प्रीलिम्स में आपके जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट पेपर प्लस करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होगा। और जब हम मेंस की बात कर रहे हैं तो मेंस में जीएस पेपर के साथ साथ एसए पेपर, हिंदी पेपर प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा। और किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी यहाँ पर बताया जाएगा। क्लास अगर इस कोर्स से आपको जुड़ना है तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप आराम से पूछिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं एक और कोर्स के बारे में जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। ये यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें जो आपका मेंस का सिलेबस है, जीएस पेपर का सिलेबस है, उसको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है, और हर दिन आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिससे कि रिलेटेड 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके कि आंसर्स आप हमें लिखकर सेंड करते हैं, प्लस 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके कि मॉडल आंसर्स कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर हम देखें, हर टॉपिक से रिलेटेड 10 प्रश्न आपके पास रहते हैं जिसके के उत्तर आप लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं। हमारे यहाँ के फैकल्टी उसको इवैल्यूएट करके आपको फीडबैक देंगे। तो यहाँ पर क्लास आपके पास मॉडल आंसर्स भी होता है, प्लस आप खुद भी अपने आंसर्स को लिखते हैं। तो आप पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर सकते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो जो डिफ़िकल्टी आपको होती है कि मैम सिलेबस कवर हो गया है लेकिन आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं नहीं समझ में आ रहा है, वो डिफ़िकल्टी आपको यहाँ पर नहीं होगी। और ये एक बहुत ही बड़ा आपके पास एक मेरिट होगा कि आप इतने प्रश्नों को रोज खुद से लिख रहे हैं, जो कि बहुत मैटर करता है मेंस में। याद रखिएगा क्लास, मेंस में आप क्या लिख कर आ रहे हैं उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलता है, ना कि आपको कितनी नॉलेज है उसके बेसिस पे। क्योंकि जो भी एग्जामिनर है, जो भी इवैल्यूएटर है, आपकी कॉपी जो इवैल्यूएट कर रहा है वो आपके आंसर्स के माध्यम से ही आपको मार्क्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको इस कोर्स से जुड़ना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो अब हम आज के क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। और आज की क्लास के जो प्रश्न है ना वो रीसेंट प्रश्न हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उत्तराखंड पीसीएस में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, यूपी पीसीएस में प्लस यूपीएससी में भी, ताकि जो इस समय का पैटर्न चल रहा है क्वेश्चन पूछने का वो आपको थोड़ा समझ में आए। और इन प्रश्नों के माध्यम से ही मैं आपका रिवीजन भी करा दूंगी, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं जो कि आज की क्लास का एक आसान प्रश्न है। भले थोड़ा बड़ा प्रश्न दिख रहा है आपको, स्टेटमेंट 1, 2 दिया है, लेकिन एक आसान प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। हिंदी इंग्लिश में मत परेशान होइएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन, एस्टैब्लिशमेंट 1885 में हुआ है कि नहीं, बताइए।
हुआ है ना, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। ये सही है कि गलत? ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तर सही क्या हो जाएगा? दोनों। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है। अब क्लास जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक एक बार सुन लीजिए, इसके थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जब हम फर्स्ट सेशन की बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। सबसे पहले ये कहाँ पर हुआ था? तो आप बताएंगे मुंबई में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था वो मुंबई में नहीं पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैलने के कारण इसका जो सेशन था उसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। इसको प्रिसाइड किसने किया था बताइए? इसको WC बनर्जी ने, उमेश चंद्र बनर्जी ने पहले सेशन की अध्यक्षता की थी, याद रहेगा। फिर यहाँ पे सेक्रेटरी कौन थे? फाउंडिंग मेंबर में आपके एओ ह्यूम का नाम आता है, याद रखिएगा। एओ ह्यूम जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी रहे हैं। किस वर्ष से किस वर्ष तक? ये भी ध्यान रखिए। वो 1885 से हम देखें 1906 तक ये सचिव रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए फर्स्ट सेशन से रिलेटेड। परीक्षा में किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकता है, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी आपको यहाँ पर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब देखिए क्लास, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि बिहार पीसीएस में पूछा गया है, री एग्जाम में पूछा गया है 2020 में। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया है? जो ऑब्जेक्टिव्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन में, इनमें से कौन सा अगर हम देखें उद्देश्य में नहीं था? तो देखिए, देशों के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाने की बात की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स में, उद्देश्य में। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा, ध्यान दीजिएगा, जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने की बात कही गई थी। ये बिल्कुल सही है। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार किया गया था। ठीक है, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्ष में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार पीसीएस में पूछा भी गया है। आपके परीक्षा में भी इस तरीके के प्रश्न आपको हो सकता है आने वाले वर्षों में दिखे। तो एक बात याद रखिएगा, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, तो यहाँ पर सामाजिक मुद्दों की बात नहीं की गई थी। ये याद रखिएगा, जो ये शब्द है ना कि यहाँ पर सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। परीक्षा में कभी भी अगर आपसे पूछें मेंस में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम पहली नेशनल पार्टी क्यों कहते हैं, राष्ट्रीय पार्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए क्या बोला गया है, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपात भावना को दूर करके राष्ट्रीय एकता की भावना को बोला गया है, विकसित करने की बात कही गई है, राष्ट्रीय एकता की भावना। पहले की अगर आप पार्टीज देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले की, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी की हम बात करें, या फिर हम बात करें तटबोधनी सभा की, हम बात करें लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करें, तो ये जो आपकी जो सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, ये मुख्यतः अपने प्रांत में जो दिक्कतें थी उनसे रिलेटेड इश्यूज को सामने लाती थी। ठीक है, या फिर ये अपने प्रोविंस से ओरिएंटेड होती थी, वहां पे जो सामाजिक मुद्दे हैं या जो दिक्कतें हैं उनके बारे में ये डिस्कस करती थी। लेकिन पहली बार इंडिया में एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बनी जिसके की गठन में बोला गया कि जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों को हम दूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं होगा, हम राष्ट्रीय एकता को क्या करेंगे, प्रोत्साहित
हित करेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाएंगे। ये याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले की जितनी भी पार्टीज थी वो अपने मुद्दों को लेके आती थी सामने। अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी है तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी कौन सा इशू रखती थी, जो बॉम्बे में दिक्कतें हैं। अगर पंजाब की कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो पंजाब प्रोविंस के मुद्दों को रखती थी सामने। अगर बंगाल की है तो वो बंगाल की बात करती थी, ठीक है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं पूरा राष्ट्रीयता की बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जाति से रिलेटेड है तो वो रिलीजन मुद्दों को सामने रखती थी, लेकिन यहां पर ये सामाजिक मुद्दों पर ना ध्यान देकर राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने की बात करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्लास। आपके भी परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न मिले तो आप ध्यान दीजिएगा, सामाजिक मुद्दों पर की बात नहीं की गई थी। और यहाँ पर जब आप सामाजिक विषयों को देखते हैं ना तो आपको लगता है अरे होगा ही, इंक्लूडेड ही होगा, लेकिन नहीं था, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए क्लास, 1885 में आपको पता है भूमेश चंद बनर्जी द्वारा इसे प्रिसाइड किया गया था। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ाना, ठीक है। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। भारत के सभी वर्ग, क्या दिया गया है, भारत के सभी वर्ग, ठीक है, एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना को उत्पन्न करने की बात की गई है, ठीक है। जनता की मांगों का श्रुतिकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना, ये याद रखिएगा यहाँ पर। और पहले के मुद्दों में हम सामाजिक मुद्दों को नहीं देखते हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम राष्ट्रीय एकता पर फोकस करते हैं, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये बात बोली जाती है। चलो अगला प्रश्न देखिए, हम बताओ अगला प्रश्न देखिए, समझ में आ रहा है क्लास। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, कौन सी मांग नहीं थी बोला गया है। यह भी प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है जो कि एमपीपीसी 2022 में पूछा गया है। लेकिन इस प्रश्न में एक कमी है, इसको थोड़ा आसान बना दिया गया है। कैसे आसान बना दिया गया है, ध्यान दो। लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की बात की गई है। काउंसिल में जन प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की बात की गई है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के एकीकरण की बात की गई है। तो जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं उनको एक चीज तो समझ में आ गया है, या तो ऑप्शन सी सही होगा या तो डी सही होगा, ठीक है। और अगर अभी का सिनेरियो हम देखें तो हम क्या कहते हैं, हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग करने की बात करते हैं, हम कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका सही उत्तर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्लास। एक मिनट, मैंने गलत टिक लगा दिया है, इसको मैं इरेज कर दूं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी मांग नहीं है, ठीक है। ये नहीं पूछा गया कौन सी मांग है। तो इसमें हम कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के एकीकरण की बात नहीं करते हैं, हम कार्यपालिका और न्यायपालिका की एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की सेपरेशन की बात करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो तीन ऊपर आपको बातें दी गई है, ठीक है, ये इनके प्रथम चरण की मांग थी, लेकिन डी वाली मांग नहीं थी। पृथक्करण की बात की गई थी, ना कि एकीकरण की। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। ये प्रश्न मुश्किल होते हुए भी आसान इसलिए था क्योंकि आप 50% एलिमिनेट कर सकते थे। अब आपको सी और डी में एक आंसर को सही चुनना था, और अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाते तो आप ये चीज़ ध्यान में रख पाते कि हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के सेपरेशन की बात करेंगे, ना कि एकीकरण की बात करेंगे। क्लियर क्लास, चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, प्रथम चरण की बात की गई है, क्या बोला क्या, फर्स्ट फेज की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर तुम लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर जो इसका प्रथम चरण है ना, वो 1885 से कब तक है, 1905 तक है। अब दिमाग में आना चाहिए कि मैम 1885 से 1905 को हम प्रथम चरण क्यों कह रहे हैं। हम इसको प्रथम चरण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो गरम दल के नेता थे ना, उनका प्रभाव था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। जो मॉडरेट्स थे ना, उनका प्रभाव था ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए हम इसको फर्स्ट फेज कहते हैं। जब भी फर्स्ट फेज की बात होती है, यहाँ पर
नरम दल के नेता डोमिनेट करते थे। ठीक है, अब ध्यान देना क्लास, 1905 में ऐसी क्या घटना हुई? तो 1905 में आप सभी को पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ। क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हो गया, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया। जब बंगाल के विभाजन की बात की गई थी तो बहुत से ऐसे लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इसको नहीं सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने इसका विरोध भी किया है। ठीक है, लेकिन बहुत विरोध करने के बाद भी बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में कर दिया जाता है। ठीक है, कर दिया जाता है। तो इससे लीडर्स को एक बात समझ में आती है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए और ये हमें क्या कह रहे हैं, बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोविंस है। ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला, जो बंगाल है वो एक बहुत बड़ा प्रांत है और इतने बड़े प्रांत को एक साथ बैठकर गवर्न करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन करना इतने बड़े प्रोविंस का हमें डिफिकल्टी हो रही है। इसीलिए हम बंगाल को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल। ठीक है, ईस्ट बंगाल की जब हम बात करते हैं वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, वेस्ट बंगाल में इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा थी। इंडियन पॉपुलेशन वो मुस्लिम पॉपुलेशन कम थी और हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी। क्लास ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रही हूं, इसमें आप लोग कुछ वो मत सोचिएगा कि मैम आप क्या बोल रही हैं, बस मेरी बात सुनिएगा। अभी मैंने गलती से जैसे अभी आपसे बोल दिया कि जब हम बंगाल को देखते हैं तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ा सा प्रोविंस है। ठीक है, जो बंगाल है वो एक बहुत बड़ा सा प्रोविंस है और इसको एडमिनिस्टर करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हम बंगाल को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। ठीक है, लेकिन इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था? कर्जन क्या करना चाहता था? डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लगाना चाहता था। बंगाल एक ऐसा प्रोविंस था जिसमें कि कर्जन को दिख रहा था कि हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी है, भाईचारा है और इस भाईचारा को तोड़ने की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि 1857 वाला रिवॉल्ट फिर से हो जाए। ठीक है, तो एक डर था कि इनमें फूट डालो, डिवाइड एंड रूल करो। तो इनमें फूट डालने के लिए उसने क्या कहा कि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है, इसको एडमिनिस्टर करना इतना आसान नहीं है, इस वजह से हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ईस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। ठीक है, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी और इन पॉपुलेशन के बीच में एक दरार डालने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये काम किया, डिवाइड एंड रूल के थ्रू इनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेकिन आप देखते हैं डिवाइड करने के बाद भी लोगों ने कितना विरोध किया। उस समय स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया गया, सबने एक दूसरे को राखियां बांधी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक चीज क्लियर हो गया, 1905 में आते आते लीडर्स को एक चीज समझ में आ गई थी, ये जो क्राउन की बात हम लोग सोचते हैं, जो नरम दल कहते हैं कि अगर हम प्रे करेंगे, हम याचना करेंगे, ठीक है, हम पिटीशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं जब क्राउन तक बात पहुंचेगी तो वो हमारी बातों को जरूर सुनेंगे और हमारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। लेकिन अब लीडर्स को ये बात समझ में आ रही थी कि प्रे, पिटीशन, इन सब चीजों से कुछ नहीं चलेगा, परसुएशन से 3P पॉलिसी अब काम नहीं करेगी, अब हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर आते हैं, गरम दल के लीडर आते हैं, जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। परीक्षा में पूछा जाता है कि लाल पाल बाल जो हैं ये आपके गरम दल के नेता हैं। ठीक है, और एक चीज और परीक्षा में आपके पूछा जाता है, क्या लाल पाल बाल में से कौन सा एक ऐसा लीडर था जिसने कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड नहीं किया था? तो ध्यान दीजिएगा, गरम दल के एक बहुत बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कभी भी नहीं की थी। यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो 1905 तक आते आते अब इन लोगों को समझ में आ गया था कि अब हमारी ऐसे इतने मॉडरेट होकर, इतना नरम होकर काम नहीं चलेगा, हमें अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, हमें स्वदेशी की बात करनी पड़ेगी, हमें स्वराज की बात करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो यहां पर यह बात आपको पता होनी चाहिए। चलो अभी हम और डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होती जाएगी। अगला प्रश्न देखो, यहां पर क्या दिया गया है, ध्यान से देखना क्लास।
निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कहने वाली कहकर उपहास किया था? यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने कहा था कि ये माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है? तो किसने कहा था? ये डफरिन ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, ये किसने बोला था? डफरिन ने, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो उस समय कौन था? डफरिन था। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है तो उस समय कौन था? डफरिन था। ये याद रखिएगा, वाइसरॉय डफरिन था। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ना क्लास आपका 1885 में जब फॉर्म हुई है ना, तो इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। ये याद रखिएगा, इंडियन नेशनल यूनियन था। दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। इतना ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकेंड सेशन की बात की गई है, द्वितीय सम्मेलन की। और यहां पर देखिए, ये बिहार पीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए, सेकेंड सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया था, कितने मुस्लिम्स ने भाग लिया था, ये पूछा गया है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 33, ठीक है, यहां पर 33 मुस्लिम्स ने भाग लिया था। बी आपका सही उत्तर है। अब क्लास, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब गठन की बात करते हैं तो अब आप लोगों को एकदम रटा होगा कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। ठीक है, उस समय वोमेश चंद बनर्जी ने इसे प्रिसाइड किया था। ठीक है, सेक्रेटरी कौन थे, सचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे। और मुंबई में सेशन हुआ था। ठीक है, दूसरे सेशन की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा सेशन जो है उसको कौन प्रिसाइड करता है? याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, जिनको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 1886 के सेशन को प्रिसाइड किया था। और ये सेशन हुआ कहाँ था? कलकत्ता में हुआ था। अगर आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग के सेशन हुए कहाँ थे, तो आप बकमई से याद रख सकते हैं। यहाँ पर पहला सेशन मुंबई में हुआ है, दूसरा सेशन का से कोलकाता में हुआ है। ठीक है, तीसरा सेशन माँ से अगर हम कहेंगे मद्रास में हुआ है, और चौथा सेशन कहाँ हुआ है? इलाहाबाद में हुआ था। तो बकमई से आप याद रख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 सेशन का नाम, ये याद रखिएगा। देखिए, दूसरे सेशन की जब हम बात करते हैं, इसमें 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें कि हम अगर देखेंगे तो दूसरे सेशन में 33 मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था। अगर पहले सेशन की आप बात करेंगे तो इसमें खाली जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन था वो 2 था, खाली 2 मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था। जो सर सैयद अहमद खान थे ना, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पक्ष में थे, लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है तो वो हमेशा ये बात कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, आईएनसी जो है, वो हिंदू का प्रतिनिधित्व कर रही है। और लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या एजेंडा था कि हमें राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना है, किसी जाति पर हमें डिवाइड नहीं होना है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे, अभी तीसरे सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है? अपने अध्यक्ष को किसे चुनती है? एक मुस्लिम अध्यक्ष को चुनती है, जो कि बरुद्दीन तैयबजी थे। ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन था, फर्स्ट सेशन में खाली 2 था, जो बढ़कर 33 हुआ सेकेंड सेशन में, और तीसरे सेशन में अगर हम देखेंगे वो 81 हो गया था। ठीक है, और आगे वो 221 तक भी पहुंचा। तो कहीं ना कहीं ये जो मिथ फैला हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस खाली मुस्लिम्स को नहीं, खाली हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको खत्म करने की बात यहाँ पर की गई। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई थोड़ा बहुत। चलो अभी और समझ में आएगा। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? इस प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान दीजिएगा क्लास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ये आईएएस प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इससे आपके कई डाउट क्लियर होंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ। आईएएस प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। बताइए, सरोजनी नायडू थी? नहीं, एनी बेसेंट थी। याद रखिएगा, एनी बेसेंट थी। यहां पर अगर आपसे बोला गया होता कि
पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। जो एनी बेसेंट थी ना, ये आयरलैंड से बिलोंग करती थी, ये इरिश लेडी थी, ठीक है। लेकिन यहां पर पहली महिला का बोला गया, इस वजह से एनी बेसेंट होगा। अगर भारतीय शब्द लगा दिया होता तो सरोजनी नायडू सही उत्तर होता। ये क्या हो गया, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, बदरुद्दीन तैयबजी, ये याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2, ठीक है, बी सही उत्तर है। यहां पर क्लास देख लीजिए एक बार। अगर हम देखें 1887 का सेशन, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 3rd सेशन था, जिसको कि किसने प्रिसाइड किया था, बदरुद्दीन तैयबजी ने प्रिसाइड किया था। कहां पर हुआ था, बकमई से, देखो बकमई से, तो मां क्या है, मद्रास में, ठीक है। क्लियर क्लास, सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। अभी मैं आगे डिस्कस करते हुए चलूंगी भी आपसे। अगला प्रश्न देखो, समझ में आ रहा है क्लास आप लोगों को? एक मिनट देखूं, आप लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलिए। अभी मैं आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी चीज़ों को बता दूंगी क्लास के एंड में, कि पहला सेशन कहाँ हुआ था, दूसरा सेशन क्या हुआ था, तीसरे सेशन में क्या क्या बात कही गई। जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपके परीक्षा में पूछी गई है उसको मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी, और जो भी 1 लाइनर क्वेश्चन आपके परीक्षा में पहले पूछे गए हैं वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बस आपका एक ही काम है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके कमेंट्स को ही पढ़कर मैं आपको आंसर दे पाती हूँ, ठीक है। आप में से कई स्टूडेंट बार बार कह रहे थे आधुनिक भारत को कवर करो, तो मैंने सोचा आज इसको कवर करते हैं। फिर आप लोगों का फीडबैक देखते हैं कि आप लोगों को क्लासेस सही लग रही है कि नहीं। देखिए क्लास, मैं फिर कहूँगी एक बात, कि मैं ये जो क्लासेस है वो आप ही लोगों के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है। तो अगर मेरी जो मैं भी मेहनत जो कर रही हूँ आप लोगों के लिए, अगर वो आपके लिए उपयोगी ही ना हो, मतलब आपके लिए यूजफुल ही ना हो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ये मैं सही कह रही हूँ, मैं दिल से ये बात आपसे कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे स्टूडेंट 1-2 घंटे जितना भी टाइम मुझे दे रहे हैं, तो उस क्लास के एंड में उनके पास कुछ नॉलेज गेन हुई हो, उनको ऐसा ना हो कि लगे कि 1-1.5 घंटे बर्बाद कर दी। तो इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आए, और इसमें आप लोग के भी सहयोग की आवश्यकता है मुझे। ये भी बहुत बड़ी रियलिटी है। जब तक मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे नहीं कि मैम किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, तब तक मैं समझ नहीं पाऊंगी आपकी दिक्कतों को, और मैं फिर आने वाली क्लासेस में उसको सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कहीं पर भी दिक्कत हो तो मुझे बता दो। अब ध्यान दो इस प्रश्न को ध्यान दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था वो कलकत्ता में हुआ था। ये कब पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये आईएएस प्रीलिम्स 2004 में पूछा गया है, और झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन तो एकदम गलत है, क्योंकि अभी तक मेरे स्टूडेंट्स को पता चल गया है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था वो मुंबई में हुआ था, और उसको प्रिसाइड डब्ल्यूसी बनर्जी ने किया था, ठीक है। तो गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ है। 1886 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ है वो कलकत्ता में हुआ है, ठीक है, कलकत्ता में हुआ है, कोलकाता में। और याद रखिएगा यहाँ पर क्लास, इसको किसने प्रिसाइड किया है, इसको दादा भाई नौरोजी ने ही प्रिसाइड किया है, जिसको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं इनको हम। और ड्रेन थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दी गई है। तो ये बिल्कुल सही है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि क्या बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही है। जब 1916 की आप बात करेंगे तो यहाँ पर लखनऊ पैक्ट हुआ था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर लखनऊ पैक्ट हुआ था किसके किसके बीच में, हम देखें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य। ये सही है, ये आपका गलत है, और ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। 2 और 3 आपका सही है, सी सही है। अच्छा क्लास, एक पॉइंट और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी। मैंने आपको बताया इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले की पार्टीज को अगर हम देखेंगे तो वो अपने लोकल इश्यूज पर फोकस करते थे, जो उनका लोकल इशू है।
चाहे अगर हम देखें लैंड से रिलेटेड है या फिर किसी रिलीजन से रिलेटेड है, वो अपने लोकल मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, जिन्होंने पहली बार क्या कहा कि हम राष्ट्रीयता को बढ़ावा देंगे, ठीक है, इस पर फोकस किया। यहाँ पर इनका एक प्रोविज़न था, वो ये था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए ये नॉलेज आपको काम आ सकती है। इन्होंने बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन होंगे, ठीक है, और जिस प्रोविंस में होंगे, जिस प्रांत में होंगे, उस प्रांत का मेंबर उसको कभी भी प्रिसाइड नहीं करेगा। जैसे अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो बंगाल में हो रहा है, तो बंगाल प्रोविंस से जो भी लीडर बिलोंग करते हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बंगाल सेशन को प्रिसाइड नहीं करेंगे। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हो रहा है तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो मेंबर्स हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड नहीं करेंगे। इसीलिए जब 1907 के सूरत सेशन की हम बात करते हैं, जिसमें कि नरम दल और गरम दल में अभी हम विभाजन की बात करेंगे, तो 1907 का जो सेशन था उसको जानबूझ के सूरत में रखा गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। क्यों? ताकि बाल गंगाधर तिलक का नाम ऑटोमेटिकली कट जाए। गरम दल के जो एक मुख्य नेता बाल गंगाधर तिलक हैं, उनका नाम कट जाए। अभी इसके बारे में जानकारी जो है ना, मैं आने वाले अभी क्वेश्चन में और दूंगी, बस इतना ध्यान रखिएगा। जिस भी प्रोविंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होगा, उस प्रोविंस के लीडर उस सेशन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन देखा और लिखा हुआ है दादा भाई नरोजी का नाम, तो अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दूसरा सेशन है उसकी अध्यक्षता दादा भाई नरोजी ने की है, और वो कहाँ पर हुई है? वो कोलकाता में हुई है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आप देखिए कौन प्रिसाइड कर रहा है और किस जगह वो हो रही है, ठीक है। जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जब हम बात करते हैं, हम बॉम्बे सेशन की बात करते हैं, फर्स्ट सेशन जो था उसको उमेश चंद्र बनर्जी ने प्रिसाइड किया था, अध्यक्ष किया था। और उमेश चंद्र बनर्जी कहाँ से बिलोंग करते थे? वो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे। दादा भाई नरोजी कहाँ से बिलोंग करते थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने कलकत्ता सेशन को प्रिसाइड किया है, ये चीज याद रखिएगा क्लास। चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए हम लोग, ये चीज तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली लखनऊ सेशन के बारे में। अभी हम लखनऊ पैक्ट के बारे में थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी नहीं परेशान होंगे। अब एक चीज यहां पर आप और याद रख सकते हैं लखनऊ पैक्ट के बारे में, लखनऊ सेशन के बारे में 1916 के, कि इसको प्रिसाइड किसने किया था, अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण ने एसी, याद रखिएगा, यहां पर देखिए नाम भी लिखा है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस सेशन योजना लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जिन्होंने किया था, निष्पादित किया था, ये देखिए अंबिका चरण मजुमदार, एसी मजुमदार द्वारा उसको प्रिसाइड किया गया था। आगे देखते हैं, अभी बताऊंगी 1916 तक आने दो, अभी बताती हूँ, एक बार पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझा दूंगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आईएएस प्रीलिम्स 2000 का प्रश्न है, 2000 का प्रश्न है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है क्लास, तो ध्यान से देखिएगा। सरोजनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष होने वाली पहली महिला थी, ठीक है। सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो जेल में थे। अगर हम बात करें एओ ह्यूम की, वो प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, ठीक है। एल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ये आईएएस प्रीलिम्स 2000 का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 1, 2, 3, 4 में से आपको बताना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जो सरोजनी नायडू थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर खाली महिला अध्यक्ष दिया रहेगा तो किसका नाम आप बताएंगे? एनी बेसेंट का नाम, जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती थी। तो यहाँ पर क्या दिया गया? कांग्रेस अध्यक्ष होने वाली पहली प्रथम महिला थी। ये गलत है, नहीं, ये गलत है, तो काट दो, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। दूसरा देखो, सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था वो जेल में थे, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। यहाँ पर एओ ह्यूम की जब हम बात करते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की,
ठीक है, तो वो प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नहीं, ये सेक्रेटरी थे, याद रखिएगा, ये सचिव थे। अगर हम देखें 1885 से 1906 तक, ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी थे। और 1912 में अगर आप देखेंगे तो ए ह्यूम की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला आपका गलत हो गया 3, तो ये भी ऑप्शन हट गया। चौथा देखो, एल्फ्रेड वेब जो थे वो 1894 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्लास, ठीक है, बी सही उत्तर है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर देखो वही चीज दी गई है, एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला अध्यक्ष है जिन्होंने 1917 में कोलकाता में अध्यक्षता की थी, ये याद रखिएगा। फिर हम जब बात करते हैं सी आर दास की, तो 1922 में इन्होंने गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1922 में, याद रहेगा, 1922 में इन्होंने क्या किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया सेशन को प्रिसाइड किया था। अगर आप देखेंगे 1920 का जो समय है, उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया गया था, लेकिन चौरी चौरा कांड होने की वजह से 1922 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को, एनसीएम को वापस ले लिया गया, जिसके वजह से जो बहुत से ऐसे लीडर्स थे वो नाखुश हो गए। और उसमें से एक बहुत बड़े लीडर थे सी आर दास। ठीक है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1923 में इन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। ये भी याद रखिएगा, जब महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के समय नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को वापस लेने की बात की, तो बहुत से ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा देकर एक नई पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, जिसमें मुख्य जो नाम है वो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास का है। ठीक है, लेकिन बाद में हम देखते हैं सी आर दास की मृत्यु हो जाती है और मोतीलाल नेहरू जो है फिर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ये पूरी क्रोनोलॉजी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आप याद रखेंगे कि जो सी आर दास थे उन्होंने 1922 में गया सेशन को प्रिसाइड किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न हम देखें। यहां पर ध्यान दो, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की बात की गई है 1919 की, के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो किसे चुना गया था? बीजी तिलक को, एनसी केलकर को, सी आर दास को या फिर आईबी सेन को? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 1919 का समय आ गया है क्लास, ध्यान दीजिएगा, 1919 का समय आ गया है। यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर देखिए क्लास, एक मिनट, यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं 1919 का समय, तो आपको पता है कि 1919 के समय में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था। अभी हम आगे के सेशन में जब जलियांवाला बाग कांड डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। तो जलियांवाला बाग कांड जब हुआ तो यहाँ पर क्या हो रहा था? इसी समय रॉलेट एक्ट भी पास हुआ था। इसके पहले रॉलेट एक्ट जो था वो आया था। रॉलेट एक्ट को हम क्या कहते थे? ये एक काला कानून है। ठीक है, काला कानून क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे बिना दलील बिना वकील वाला ये एक्ट है, जहां पर अगर ब्रिटिशर्स को लगता है कि भाई ये जो है ना, ये क्या कर रहा है, ये मतलब ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट है, ठीक है, ये किसी तरीके का क्रांतिकारी है, तो वो उसको पकड़कर जेल में बंद कर सकते थे, बस लगना चाहिए था। और जिसको उन्होंने जेल में बंद कर दिया, बेचारा वो किसी वकील को भी नहीं हायर कर सकता है, दलील भी नहीं दे सकता है, जेल में ही बंद रहेगा। अब लोगों में एक आक्रोश आ गया था। लोगों में क्यों आक्रोश आ गया था? अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं हम देखें बहुत से इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अगर पंजाब प्रोविंस को आप देखेंगे तो पंजाब प्रोविंस के जितने भी यूथ थे, ठीक है, जो नए जनरेशन के लोग थे, वो सेना में भर्ती हो रहे थे और ब्रिटिशर्स के फेवर में, मतलब ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो अभी तो आपको अगर देखा जाए तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए, लेकिन आप उनको पुरस्कृत ना करके, उन्होंने आपकी मदद की, आप उनको पुरस्कृत ना करके रॉलेट एक्ट ला रहे हैं और उनको जेल में बंद करते जा रहे हैं।
तो इससे लोगों के बीच में क्या होगा, लोगों के बीच में आक्रोश आएगा कि भाई हमने तो आपको सपोर्ट किया, उल्टा आप हम पर ही तलवार लाद रहे हो। तो रॉलेट एक्ट का विरोध होने लगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और पंजाब की जब हम बात करते हैं जलियांवाला बाग कांड की, तो उसके पहले क्या हुआ था कि कहीं पर भी पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, लेकिन जलियांवाला बाग कांड में बैसाखी का दिन था, लोग गैदर हुए। ठीक है, और साथ ही साथ वहीं पर जो किचलू ब्रदर्स थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, तो कुछ लोग उनसे भी रिलेटेड गैदर हुए थे। और डायर ने क्या किया, सब पर गोलियां चलवा दी। ना उसने बच्चों को देखा, ना औरतों को देखा, ना आदमियों को देखा, बूढ़ा कोई भी नहीं, उसने जलियांवाला बाग कांड में डायर ने गोलियां चलवा दी, जिससे बहुत लोग मरे। तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ फिर हमारे यहाँ क्या लाया गया। हमने कहा असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात की गई, जो कि असहयोग खिलाफत आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम एक जगह इकट्ठा हुए, यूनिटी दिखेगी यहाँ पर। और महात्मा गांधी ने क्या अनाउंस कर दिया कि 1 साल के अंदर हम स्वराज की प्राप्ति की बात करेंगे। ठीक है, हम स्वराज को पाएंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, जब चौरी चौरा कांड होता है तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 1919 का कांग्रेस सेशन की बात की गई है, जो कि अमृतसर में हुआ था। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से उनके सहयोग हेतु किसे चुना गया था, तो एनसी केलकर और आईबी सेन को चुना गया था। ये याद रखिएगा, ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं, संविधान, कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी, ठीक है, बीजी तिलक एवं एनसी केलकर का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्य, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, किसे चुना गया था ये पूछा गया, महात्मा गांधी किसका सहयोग चाहते थे ये नहीं पूछा गया। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा जब मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ रही हूं। तो यहाँ देखिए, का सहयोग चाहते थे किसका, सीआर दास का और बाल गंगाधर तिलक का। लेकिन अगर हम देखें, कार्य अधिक के कारण इसके हेतु नेता उपलब्ध नहीं हो सके, और शीर्ष नेताओं के स्थापना के रूप में नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी एनसी केलकर और आईबी सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग के लिए चुना गया। तो ये नाम याद रखिएगा, आईबी सेन और एनसी केलकर के बारे में। जब ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था 2014 में, तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज भी हुए थे, क्योंकि इस समय उनके दिमाग में चल रहा था सीआर दास का नाम, ठीक है, और किसका नाम चल रहा था, बीजी तिलक का नाम। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, एनसी केलकर और आईबी सेन को चुना गया था, ये ध्यान में रखिएगा। और आपको पता है अभी बीजी तिलक की मृत्यु भी हो जाएगी जब 1920 का समय आएगा, तो ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी क्लास, थोड़ा सा अगर आपको आइडिया रहे ना कि कौन सा लीडर किस समय उनकी मृत्यु हुई है, तो आप उसके भी बेसिस पे अपने ऑप्शंस में एलिमिनेट कर सकते हो चीजों को। ठीक है, अब कोई ऐसा इवेंट है जो 1925, 26, 27 में हुआ है और वहां पर बाल गंगाधर तिलक जी का नाम दिया है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस समय तो इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रही थी। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये यूपी आरओ एआरओ मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सरोजनी नायडू की जब हम बात करेंगे, इन्होंने कानपुर सेशन को प्रिसाइड किया था 1925 में, तो बी का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड 2 जगह दिया गया है। ठीक है, अब हम देखें अब्दुल कलाम आजाद की बात करें तो इन्होंने 1940 में प्रिसाइड किया था, तो ए का फोर्थ यहाँ दिया गया है। मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर सेशन को प्रिसाइड किया था कब, 1919 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुंबई सेशन को 1934 में प्रिसाइड किया था। डी आपका सही उत्तर है, यहाँ पर याद रखिएगा क्या सही उत्तर है, डी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए क्लास, अच्छा प्रश्न है। मोतीलाल नेहरू ने 1919 में प्रिसाइड किया है, सरोजनी नायडू ने 1925 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1934 में, अब्दुल कलाम आजाद ने 1940 में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पर ये पूछा गया है यूपी आरओ एआरओ में 2021 में, रिसेंट में पूछा गया प्रश्न है।
आपको अब यहाँ पर सेशन के नाम दिए गए, वर्ष बताना है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे डिस्कस किया है लखनऊ सेशन के बारे में। मैंने आपको बताया है कि 1916 में लखनऊ सेशन हुआ है, जिसको कि हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये जो पैक्ट है ये किसके किससे मध्य साइन हुआ है? मुस्लिम लीग के मध्य और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य। इसको प्रिसाइड किसने किया था? अंबिका चरण मजुमदार ने। यहाँ पर याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लखनऊ सी का फर्स्ट हो जाएगा। सी का फर्स्ट देख लो कहाँ पर है, एक ही जगह दिया गया। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, बनारस सेशन की अगर हम बात करें 1905 के सेशन की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1905 के सेशन को देखोगे, बंगाल विभाजन का समय की बात करोगे, तो यहाँ पर 1905 में जो सेशन हुआ है उसको गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया है बनारस सेशन को। और 1906 में जो सेशन हुआ है उसकी अध्यक्षता दादा भाई नरोजी द्वारा की गई है, ये भी याद रखिएगा। तो ये अगर आप देखो तो 1905 हो गया। चलो, कानपुर सेशन अभी हमने देखा 1925 में किसने प्रिसाइड किया है? सरोजनी नायडू ने। तो आपको तो उत्तर मिल ही गया ना क्लास। तो यहाँ पर अब बचा मेरठ सेशन। मेरठ सेशन कब हुआ है? 1946 में। आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज था तो आप 2021 में प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। बताओ आज की क्लास में मजा आ रही है कि नहीं मजा आ रही है? एकदम बोरिंग लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा। अब अगला प्रश्न देखो, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अब डॉक्टर एम ए अंसारी की बात की गई है, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। सरोजनी नायडू जो है वो पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो सी का सेकंड हो गया। सी का सेकंड एक ही जगह दिया गया है और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको पता है सुभाष चंद्र बोस की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने हरिपुरा सेशन को प्रिसाइड किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने नासिक सेशन को प्रिसाइड किया था। और डॉक्टर एम ए अंसारी की जब हम बात करेंगे इन्होंने मद्रास सेशन को प्रिसाइड किया था। चलो, क्लियर हुआ क्लास? देखो पास्ट ईयर से भी प्रश्न बनता है यहाँ पर, ये देख लो यहाँ पर एक बार, अगर देखना हो तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हरिपुरा सेशन 1938 कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 सेशन को प्रिसाइड किया था। बाद में आपको पता है ना कि सुभाष चंद्र बोस का मतभेद हो जाता है और उसके चलते वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और 1940 में हम देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। अभी हम देखेंगे त्रिपुरी सेशन और इसकी बात करेंगे हम लोग हरिपुरा सेशन की। आगे सुभाष चंद्र बोस वाला हो गया। नासिक अधिवेशन 1950 पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, मद्रास सेशन 1927 एम ए अंसारी और 1925 में सरोजनी नायडू, कानपुर, आप सभी को पता है। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक, क्या बोला गया है? कौन लगातार जो है वो 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था? तो बताओ कौन रहा था? जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आजाद और दादा भाई नरोजी। अब ध्यान दो क्लास, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है अब्दुल कलाम आजाद। अगर आप देखो गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको कि हम पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी भी कहते हैं, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। जब महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से कहते हैं पहले 1 साल तुम क्या करो, भारत का भ्रमण करो और किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट ना हो, पहले भारत को जानो। ठीक है, तो आप देखते भी हो इंडियन नेशनल कांग्रेस को महात्मा गांधी पहले ज्वाइन नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो मेरा असहयोग, मतलब जब हम बात करते हैं, जैसे महात्मा गांधी किस चीज की बात करते हैं? ये बात करते हैं सत्याग्रह की ना, और ये सत्याग्रह का प्रयोग करके आ चुके हैं। तो ये कहते हैं जो मेरी जो आइडियोलॉजीज हैं, जब मुझे कोई ऐसी पार्टी दिखेगी जो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार रहेगी तो मैं उस पार्टी के साथ जुड़ाव करूंगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि महात्मा गांधी बिल्कुल भी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, बाद में ये पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं। ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे गांधीयन फेज में, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बी आपका सही उत्तर है। अगर हम देखें 1940 से 1946 तक, 1940 से 1946 तक अध्यक्षता किसने की है लगातार 6 वर्षों के लिए? अब्दुल कलाम आजाद ने की है। ये याद रखिएगा क्लास। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
बिपिन चंद्र पाल की बात की गई है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, जो गरम दल के लीडर हैं, उनके नाम आप याद रखेंगे। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, बाल लाल बाल पाल ना, लाल बाल पाल में लिखा रहता है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। इसमें आपको ये याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड नहीं किया था, ये याद रखिएगा। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ पर क्या क्या याद रखेंगे आप बताओ। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया किसे बोला गया है? बाल गंगाधर तिलक को बोला गया है। किसने इन्हें फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया कहा है? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को किसने दी है? तो वैलेंटाइन चिरोल ने दी है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। मराठा केसरी किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। जो मराठा था, मराठा जो है वो किस में है? इंग्लिश में है, और केसरी जो है वो मराठा लैंग्वेज में है। ये भी याद रखिएगा, हमने देखा है कि परीक्षाओं में इसको चेंज कर देते हैं। जैसे लिखा रहता है जो केसरी है वो इंग्लिश में है, मराठा मराठी लैंग्वेज में है। तो स्टूडेंट्स को लगता भी है मराठा है तो मराठी लैंग्वेज में होगा, नहीं, जो केसरी थी वो मराठी लैंग्वेज में थी, जो मराठा था वो किस में था? इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में था मतलब लैंग्वेज में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई क्लास। अब यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल से रिलेटेड है तो इसको देख लेते हैं, नहीं तो स्टूडेंट्स कहेंगे मैम आप तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताने लगी। यहाँ पर ध्यान दो कि बिपिन चंद्र पाल से रिलेटेड कौन सा कथन सत्य है? वह ब्रह्म समाजी नेता थे तथा समाज सुधारक थे। ठीक है। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है, बिल्कुल सही था दोनों। यहाँ देखिए, बिपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज से जुड़े थे, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये प्रश्न कब पूछा गया है इसको एक बार देख लीजिए। ये देखिए, अभी ये रिसेंट का प्रश्न है। ये इसीलिए मैं जो प्रश्न आपको सॉल्व करा रही हूँ ना क्लास, वो रिसेंट के प्रश्न जो वेरियस स्टेट में आपसे पूछे गए हैं, ताकि रिवीजन हो जाए। ये देखिए, यूपी आरओ एआरओ में 2023 में ये पूछा गया प्रश्न है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये समाज सुधारक भी थे, साथ ही साथ न्यू इंडिया का इन्होंने प्रकाशन भी किया था साप्ताहिक पत्रिका का। यहां पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा क्लास, एक मिनट, ये बार बार चेंज हो जाता है मेरे से। हाँ, यहां ध्यान दीजिए, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे ये। ठीक है। दूसरा, वह समाज सुधारक और राष्ट्रवादी थे। उनका उल्लेख अक्सर लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्र पंथी राजनेताओं के साथ लिया जाता था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक्सट्रीमिस्ट लीडर में लाल पाल बाल को याद किया जाता है, गरमपंथी नेता, उग्र पंथी। इन्होंने 1901 में न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रवाद और तर्कवाद की घोषणा की थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। याद रखिएगा, कब इन्होंने प्रकाशन शुरू किया था न्यू इंडिया का? 1901 में। ये इंपॉर्टेंट है क्लास, आपके परीक्षा में पूछा भी गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये MPPCS 2022 का प्रश्न है। 2022 का प्रश्न, ध्यान देना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था? अब महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था। इन्होंने बोला था स्वराज इज माय बर्थ राइट ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ये याद रखिएगा, डी आपका एकदम सही उत्तर है और ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अब एक बार क्लास जल्दी से रिवाइज कर लो जो चीज़ मैंने आपको बताई है। जब भी हम तिलक जी की बात करेंगे तो आप क्या क्या चीज़ें याद रखोगे इनसे रिलेटेड? पहला, जो पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन को इन्होंने प्रिसाइड किया था, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की किसी भी सेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। बाल गंगाधर तिलक को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। ठीक है, और इनको फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया किसने कहा है अगर परीक्षा में पूछेगा? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है। ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ये याद रखिएगा, ये एक उग्रवादी
ठीक है, गर्मपंथी नेता थे, ये याद रखिएगा। इनके अगर हम बात करें केसरी और मराठा का नाम आप याद रखेंगे, याद रखोगे क्लास, बताओ। और बाल गंगाधर तिलक को जेल भी भेजा गया था सेडिशन का चार्ज लगा के, ये भी याद रखिएगा। अभी जब हम 1907 की बात करते हैं, अभी प्रश्न आएगा, 1907 की जब हम बात करते हैं तो 1907 में गर्मपंथी और नरमपंथी नेता में हम विभाजन देखते हैं, ठीक है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो दो हिस्सों में बट गई थी, एक तरफ मॉडरेट थे, एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट में आपको पता है बाल पाल लाल हो गया, ठीक है। और इसी के बाद 1907 के बाद ही हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक पर सेडिशन का चार्ज लगा के 6 साल के लिए इनको जेल में डाल दिया जाता है। और जब ये 6 साल बाद रिलीज होते हैं, मतलब वहां से छूटते हैं, तो फिर ये आपके फिर पार्टिसिपेट करते हैं और होम रूल मूवमेंट की बात करते हैं ना, होम रूल मूवमेंट की। तो यहाँ पर होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और एक कौन लीडर जो एसोसिएटेड थी, एनी बेसेंट थी। लेकिन दोनों का जो होम रूल मूवमेंट था ना वो अलग अलग था, वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे, बस याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। और 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था ना हिंदू और मुस्लिम लीग के बीच में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ये बोलना चाहिए आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में, तो यहाँ पर 1916 के लखनऊ पैक्ट में बहुत बड़ा योगदान था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का, ये ध्यान रखिएगा। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो बताइए अनुशीलन समिति जो थी वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? पी मित्र द्वारा, बरिंद्र घोष द्वारा, वीडी सावरकर द्वारा या फिर नरेंद्र गोस्वामी द्वारा? तो यहाँ पर ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है और पी मित्र द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। अब जो फैक्ट मैं अभी आपको नोट कराने जा रही हूँ उसको एज इट इज नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए अनुशीलन समिति की अगर हम क्लास बात करेंगे तो अनुशीलन समिति मिदनापुर की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। किसने की थी? ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने, ये याद रखिएगा। मिदनापुर अनुशीलन समिति ज्ञानेंद्र नाथ बसु। जब हम 1906 की बात करेंगे, ढाका की बात करेंगे, तो यहाँ पर पुलिन बिहारी दास थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। जब हम कलकत्ता की बात करेंगे तो मार्च 1902 की बात करें हम कोलकाता में, तो यहाँ पर सतीश चंद्र बसु थे, ठीक है, और सतीश चंद्र बसु थे। और ये किसके अनुसार है? ये बंदोपाध्याय पुस्तक के अनुसार है कि इसके जो संस्थापक थे वो सतीश चंद्र बसु थे। लेकिन अगर आप देखेंगे बुक्स में आपको मिलेगा प्रथम नाथ जो पी मित्र हैं, उन्होंने 1902 में कोलकाता में किसका अनुशीलन समिति का गठन किया था। अगर ढाका अनुशीलन समिति की बात करेंगे तो 1906 में इसका गठन हुआ है पुलिन बिहारी दास द्वारा। ये याद रखिएगा, दोनों प्रश्न पूछा जाता है, ढाका अनुशीलन समिति के बारे में भी, मिदनापुर के बारे में भी और कोलकाता के भी। कोलकाता 1902 पी मित्र का नाम याद रखिएगा जो पूछा जाता है। ढाका की बात करेंगे 1906, ठीक है, यहाँ पर आप याद रखेंगे पुलिन बिहारी दास। यहाँ पर 1902 जब मिदनापुर की बात करेंगे तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु का नाम याद रखिएगा। जतेंद्र नाथ मुखर्जी, बरिंद्र घोष, इन तीनों का नाम आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा क्लास। बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसीलिए मैं साइड से हट गई हूं, ले लो स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट है क्लास। चलो अब यहां देखो 1902 में ये बड़ी दिक्कत होती है, स्लाइड बदल जाती है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं एक बार। 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नयन समिति का गठन हुआ, बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में। 1906 में युगांतर समिति पूछा जाता है, युगांतर समिति, ठीक है, का प्रकाशन किसके द्वारा? तो ये बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ। और ये आपको हेमचंद कानूंगो की बात करेंगे तो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी थे, ठीक है, और कानूंगो को बम के लिए भी जाना जाता था बनाने के लिए। चलो अब इसको डिस्कस कर लेंगे आगे। अब देखो बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? किसने बोला था जो विभाजन है वो हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो यहां पर आप याद रखिएगा इस क्लास, यहां
पर एक मिनट, हाँ, यहाँ पर जो प्रश्न बोला गया है, जो विभाजन है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, ये स्टेटमेंट दिया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके अभी बिहार पीसीएस में 2021 में पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने 1905 का समय आपको बता दिया, लॉर्ड कर्जन था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन, स्वराज की बात यहाँ पर की गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत इन सब चीजों में नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, कथन 1 और 2 दिया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो बताइए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन कर दिया गया। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे हम 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं, एकदम सही है। इसी दिन अगर हम देखेंगे 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। ये देखो, ये आईएएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया प्रश्न है। समझ में आया? देखो, पहले जब आप देखते हो मॉडरेट फेज में 1885 से 1905 में, मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मॉडरेट थे, जो नरम दल के नेता थे, उनको ब्रिटिशर्स पर, गवर्नमेंट पे, उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट पे फेथ था। लेकिन जब उन्होंने देखा, बहुत से ऐसे लीडर्स जो थे जो इससे एसोसिएटेड थे, उन्होंने एक चीज़ देखा कि हम पार्टीशन का, बंगाल के विभाजन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम स्वदेशी मूवमेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम फॉरेन क्लोथ्स को अब क्या करें, जला रहे हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। इन्होंने 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन कर दिया। तो इनको ये बात तो समझ में आ गई थी कि अब हम बार बार अगर इनसे क्या करेंगे, प्रे करेंगे, पिटीशन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इनको अब बाइकआउट करना पड़ेगा। हमारी जो रणनीति है उसको हमें थोड़ा उग्र करना पड़ेगा। तो अब आपके जो उग्रवादी नेता हैं उनका सिग्निफिकेंस बढ़ता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो पहला तो बिल्कुल सही है। अब अगला हम देखें, 1905 का समय आ गया। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? बताओ, जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था वो कब तक आपका बना रहा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको उत्तर अभी बता सकती हूँ, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिक की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त कर दिया गया। नहीं। महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आरंभ करने तक। नहीं। भारत के 1947 में हुए विभाजन तक। नहीं। यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, जो बंगाल का विभाजन था वो 1905 से 1911 तक रहा। ठीक है, यहाँ पर जब दिल्ली दरबार हुआ, 1911-12 कर लो इसको, दिल्ली दरबार हुआ तो उस समय बंगाल के विभाजन को जो किया गया था उसको रद्द कर दिया गया, और जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, उसको कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, आपको पता है 1911 में एक शाही दरबार लगाया गया था। किसके लिए? जॉर्ज पंचम के लिए, ये याद रखिएगा। और उस समय वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। तो पता है ना, लॉर्ड हार्डिंग के उस पे, जिस पे वो बैठा हुआ था, उस पे बम भी फेंक दिया गया था। किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। ये याद रखिएगा, रास बिहारी बोस ने। अगर कहीं पर रास बिहारी बोस की बात कर ली गई ना, तो ध्यान दीजिएगा, वो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ठीक है, वो आपके रिवॉल्यूशनरी थे। जो कौन? एक मिनट क्लास, मैंने थोड़ा सा वो कर दिया। रास बिहारी बोस ने फेंका है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो रास बिहारी बोस थे ना, वो आपके रिवॉल्यूशनरी थे।
जो रास बिहारी घोष थे, घोष, वो आपके मॉडरेट लीडर थे, ठीक है, वो नरम दल के नेता थे। तो बोस और घोष में मत कंफ्यूज होइएगा। जो घोष थे वो एक नरम दल के नेता थे, बोस जो थे वो आपके रिवॉल्यूशनरी लीडर थे। ये क्लियर हो गया होगा। तो बी आपका सही उत्तर है। ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है 2014 में। इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो कब बना वंदे मातरम? तो बताओ, स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट कानून विरोधी आंदोलन। ये कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। यूपी पीसीएस मेंस 2002, पीसीएस प्रीलिम्स 2005, जीआईसी 2010, उत्तराखंड पीसीएस 2006। तो याद रखिएगा, जो वंदे मातरम था ना, वो राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत कब बना है? स्वदेशी आंदोलन के समय। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है, 1905 के समय। अगला प्रश्न देखें। ये देखो, ये आईएएस प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा क्लास, थोड़ा समय लीजिए, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। बोलते 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 सुबह से लगातार बोलना रहता है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप फटीग महसूस करने लगते, थोड़ा थकने लगते हो। तो अब मेरा मन कर रहा है कि मेरे स्टूडेंट इस प्रश्न को पढ़े थोड़ी सी देर, बस 1 मिनट का टाइम, और मैं तब तक थोड़ा सा वो करूँ, रिलैक्स हूँ। आप पढ़िए, ये आईएएस प्रीलिम्स 2019 का प्रश्न है, आराम से पढ़िए। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जब हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने बाइकॉट करना शुरू कर दिया था जो फॉरेन गुड्स थे, ठीक है, हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिए थे। अभी हमने देखा, हम हथकरघा दिवस के रूप में स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को हमने अडॉप्ट किया है, क्योंकि 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया था। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में हम राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के गठन की भी बात करते हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं और उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ये याद रखिएगा। सी आपका सही उत्तर है। आप यहां पर देख लीजिए, 1906 में अगर हम देखेंगे, 1906 की बात कर रही हूं, 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया, ठीक है, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक था। ये इंपॉर्टेंट है क्लास, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। ये क्लियर है ना? इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अगला देखिए। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? बताओ, किसके द्वारा फहराया गया था? ये कब पूछा गया है? बिहार पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में। आपको नए प्रश्न दिख रहे हैं यहां पर क्लास में आज। बताओ क्लास, उत्तर क्या होगा? नए प्रश्न है ना सब? क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताना। अभी एक क्रोनोलॉजी के थ्रू आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगी, फास्ट रिवीजन करा दूंगी। यहाँ पर हम कलकत्ता सेशन की बात कर रहे हैं, 1906 सेशन की बात कर रहे हैं, और अगर आप ध्यान देंगे तो 1906 का जो कलकत्ता का सेशन था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, ग्रैंड ओल्ड मैन ने की थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर भी क्या है? ए है। अब इन्होंने बेचारे स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कि 1906 के लिए स्वराज का झंडा किसने फहरा दिया था, परेशान कर दिया। अगर यही प्रश्न ये डायरेक्ट पूछ लिए होते कि 1906 का जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था उसको दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया था कि नहीं, तो बच्चे आराम से बता देते कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1906 का सेशन था उसको दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया था। अब बच्चों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या कह दिया? झंडा किसने फहराया था? तो झंडा भी यहाँ पे मैंने गोपाल कृष्ण गोखले टिक लगा दिया, इसको सही कर लो। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर क्लास 1 मिनट। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये
ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से आपको असत्य कथन बताना है। तो बताओ असत्य कथन यहाँ पर क्या होगा। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ये भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार का आरंभ किया था। ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था। ये गलत है। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्लास। अगर हम दादा भाई नौरोजी को देखें तो आज की क्लास में हमने इनके 2 सेशन को तो डिस्कस किया ही है। एक जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है तो उसके दूसरे सेशन को 1886 में, ठीक है, कोलकाता सेशन को कौन प्रिसाइड करता है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सेकेंड सेशन को 1886 में। और अभी मैंने आपको बताया कि 1906 का जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको कौन प्रिसाइड कर रहा है? दादा भाई नौरोजी प्रिसाइड कर रहे हैं। एक बार इन्होंने 1893 में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की है। तो ध्यान दीजिएगा, जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाली 3 सेशन को प्रिसाइड किया है, 1886, 1893 प्लस 1906 वाले सेशन को, जिनको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के बारे में, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि हमारे जो भारत की जो गंगा का पानी है उसे थेम्स में ले जाकर डाला जा रहा है। ये याद रखिएगा। चलो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे राष्ट्रगोप्तार भी याद रख लीजिएगा, इन्होंने शुरुआत की थी इसके। अगला प्रश्न देखो, ये एमपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो ये याद रखिएगा, 1905 की जब हम बात करते हैं तो 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल का पार्टीशन होता है। मैंने आपको बता दिया है इस समय कौन है, लॉर्ड कर्जन है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। क्या कहा लॉर्ड कर्जन ने? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हम बंगाल का 2 हिस्सों में विभाजन कर रहे हैं। लेकिन मेन रीजन क्या था? डिवाइड एंड रूल का। ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी थी, वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी थी, तो इसीलिए 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर जब हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको कि हम पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी भी कहते हैं, उन्होंने प्रिसाइड किया था बनारस सेशन को, ये याद रखिएगा। उसके बाद 1906 का जो सेशन है वो कहाँ पर हुआ है? वो प्रिसाइड करते हैं दादा भाई नौरोजी, ये याद रखिएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसको प्रिसाइड करते हैं। 1907 का जब समय आता है तो ये जो सेशन है वो सूरत में होता है। अच्छा, यहाँ पर क्लास ये इसको सही कर लो, ये मैंने गलती से बनारस लिख दिया, बनारस यहाँ पर है। ठीक है, और ये जो सेशन है सूरत वाला, इसको कौन प्रिसाइड करता है बताओ? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो 1907 का जो सेशन था उसके पीछे की स्टोरी पहले एक बार सुन लीजिए आप लोग, तब आपको क्रोनोलॉजी पूरी याद रहेगी। मैं इसको एक बार इरेज करती हूँ और ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो गया तो अब कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो मॉडरेट्स थे, जो नरम दल के नेता थे, उनका जो पार्टिसिपेशन था या उनका जो लोकप्रियता थी लोगों के मध्य, वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी बात नहीं सुनने वाले हैं। और उग्रवादी जो नेता हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, इनका जो लोकप्रियता है वो बढ़ने लगेगी। अब उग्रवादी नेता चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो आगे के सेशंस हैं उनको हम प्रिसाइड करें। उनको कौन प्रिसाइड करे? उनको हम प्रिसाइड करें, ये उनकी डिमांड थी। और वो चाहते थे हमारे जो लीडर्स हैं जैसे लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए। लेकिन जो मॉडरेट लीडर्स थे वो अभी भी कहीं ना कहीं
खुद ही लीड करना चाहते थे। इसीलिए 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के बाद उन्होंने क्या किया, 1906 में किसका नाम सजेस्ट कर दिया, दादा भाई नौरोजी का नाम सजेस्ट कर दिया। अब सबको पता था कि अगर दादा भाई नौरोजी का नाम सजेस्ट कर दिया जाएगा, जो कि एक ग्रैंड ओल्ड मैन है और जिनकी की रिस्पेक्ट जो है गरम दल और नरम दल दोनों नेता करते हैं, तो कोई भी उनके अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो दादा भाई नौरोजी 1906 का सेशन प्रिसाइड करते हैं। 1907 के जब सेशन की बात आती है तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहते हैं कि अब हम चाहते हैं कि हमारे गरम दल का कोई नेता जो है वो 1907 का सेशन प्रिसाइड करे। तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है कि 1907 का सेशन जो है वो कोई गरम दल नेता ना प्रिसाइड कर पाए, सूरत में इस सेशन को रख दिया जाता है। और मैंने आपको बताया है ये चीज़ क्लास, थोड़ा सा स्पेक्स को हटाती हूँ, मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि 1907 का जो सेशन होता है सूरत में, जब सूरत में उसको कर दिया गया, मतलब वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हो गया, तो ऑटोमेटिकली बाल गंगाधर तिलक का नाम हट गया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते हैं। अब अगर सूरत में सेशन हो रहा है तो बाल गंगाधर तिलक उसको प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। और हद तब हो जाती है 1907 में जब एक्सट्रीमिस्ट लीडर को बोलने का भी मौका नहीं दिया जाता है। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर गुस्सा जाते हैं और नरम दल और गरम दल नेताओं के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, चप्पल लोग फेंकने लगते हैं, अंडे फेंकने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप पढ़ोगे तो ये इसी तरीके से लिखा हुआ है सूरत स्प्लिट के बारे में। तो लड़ाई हो जाती है दोनों पक्षों में और इंडियन नेशनल कांग्रेस दो गुट में बढ़ जाती है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में, गरम दल नेता और नरम दल नेता में। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो गया, इसका सही उत्तर आपका बी हो गया। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है क्लास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो कन्फ्यूज़न थी वो भी मैं आप लोगों को दूर कर दूँ कि 1905 वाला जो सेशन है ना, ये बनारस में ही हुआ है, ठीक है, ये बनारस में हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम 1905 के सेशन की बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो बनारस में होता है, जिसको कि प्रिसाइड कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। और 1906 का जो सेशन है वो कहाँ हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, जिसको कि प्रिसाइड कौन करते हैं, 1906 का कोलकाता में उसको दादा भाई नौरोजी प्रिसाइड करते हैं, ठीक है, दादा भाई। यहाँ पे बनारस में हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले। ये याद रखिएगा, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। अभी शायद मैंने स्टार्टिंग में आपको बनारस उसको काट के दादा भाई नौरोजी के साथ कर दिया था, तो उसको सही कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है ना क्लास, इसको ध्यान दीजिएगा। अब मुझे लगता है आज की क्लास मुझे थोड़ा एंड करनी चाहिए। देखो कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके, हैं क्वेश्चंस अच्छे खासे। चलो एक बार डिस्कस करते हैं। थोड़ा मैं आप लोगों को टाइम देती हूँ, रुक रुक के बोलूँगी, क्योंकि हल्का सा मुझे अब दिक्कत लग रही है, इसलिए। चलो पढ़ लो, एक बार प्रश्न पढ़ लो आप लोग। दिख रहा है स्क्रीन पर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है क्लास? तो दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में जो सेशन हुआ है, जिसको कि प्रिसाइड किसने किया है, दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ पर हुआ है, कलकत्ता में हुआ है। ये चीज़ क्लियर है ना, अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। उसमें से किन किन चीज़ों पर 4 संकल्पों की बात की गई थी। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी का जो 1906 का जो सेशन था कोलकाता में हुआ था, उसमें 4 संकल्पों की बात की गई थी। उसमें से कौन सा संकल्प नहीं शामिल था, ये पूछा गया है। ये एक अच्छा प्रश्न है जो कि प्रीलिम्स में 2010 में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमोट करने की बात की गई थी, ठीक है। अभी हम देखते हैं, अभी मैंने बताया 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा की बात की गई है, सही है। स्वदेशी की बात की गई है, बिल्कुल सही है, स्वदेशी की बात की गई है ना। फिर बायकॉट की बात की गई है, बहिष्कार की बात की गई है, सही है। बंगाल के विभाजन को रद्द करने की बात इसमें नहीं की गई थी। याद रखिएगा, बंगाल के विभाजन को रद्द कब किया गया, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय, दिल्ली दरबार के समय, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें नहीं इंक्लूडेड थी। बायकॉट था, राष्ट्रीय शिक्षा थी, स्वदेशी थी, स्वराज था, लेकिन हमने बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात नहीं कही थी। याद रहेगा, 1906 कोलकाता, दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट डाउन कर लो। चल आगे देखते हैं क्लास। थोड़ा आराम आराम से पढ़ाऊंगी, टाइम लेते हुए। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है।
1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इस अधिवेशन ने कांग्रेस को 2 गुटों में विभाजित कर दिया था। 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुटों चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एसपी सिन्हा ने की थी। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो 1916 का सेशन हुआ है जिसमें कि लखनऊ पैक्ट हुआ है, उसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है और इनके बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसकी की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार द्वारा की गई है, ना कि सिन्हा द्वारा। यहाँ पर जो एक टर्म दिया गया है कि 1916 में अगर हम देखते हैं तो एक बार और नरम दल और गरम दल के नेता एक साथ मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर इनके मिलन में एक बहुत बड़ा योगदान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का भी था, ये याद रखिएगा। तो ये तो आपका गलत है। यहाँ पर अगर हम देखें 2 गुटों में इनका विभाजन हो गया था, ठीक है, किसमें बोला गया है? इस अधिवेशन में, ठीक है। 1907 की बात की गई है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास। तो ये और ये तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, नरम दल और गरम दल नेता आपस में बट गए थे और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, घोष वाला टर्म आ गया। ये आपके एक मॉडरेट लीडर थे। मैंने आपको बताया ना 1911 की जब हम बात करेंगे, जो दिल्ली दरबार हुआ था ना क्लास, याद रखिएगा, उसमें कौन है? उसमें रास बिहारी आरबी बोस हैं, ये याद रखिएगा, बोस। यहाँ पर घोष है। घोष ने 1907 में सूरत सेशन की अध्यक्षता की थी और ये एक नरमपंथी नेता थे, मॉडरेट लीडर थे। ठीक है क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जल्दी जल्दी थोड़ा सा आप लोग खुद भी पढ़िए, वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता हो तो वीडियो को पॉज भी कर लीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, वो कौन सी घटना थी? बताइए। हम देखें कि किसने विभाजन के बीज बो दिए थे, किस घटना ने? तो दिया है 1906 के मुस्लिम लीग ने, 1905 के बंगाल विभाजन ने, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने में, या फिर विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण करने की बात। तो ABCD में से जो सही उत्तर आपका है वो है डी। जब आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की बात करते हैं, 1909 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, पृथक निर्वाचन की बात करते हैं मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, तो आपका डी सही उत्तर है। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता था क्लास? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, उस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में एक मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे, ठीक है, और उन मुस्लिम कैंडिडेट को खाली जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वही वोट करेगी। ये आपका सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन की बात यहाँ पर ये की जाती है। मतलब मुस्लिम लीडर ही खड़े होंगे और उनको वोट भी खाली मुस्लिम पॉपुलेशन देगी। तो इसी को बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को। इतनी चीज क्लियर हो गई क्लास? बताओ। तो डी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखो, जल्दी जल्दी देख लेते हैं थोड़ा सा। अब मुझे लगता है मुझे लेक्चर थोड़ा अब बंद करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा तबीयत लग रही है गड़बड़। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, कौन थे मुस्लिम लीग के संस्थापक? शौकत अली, M.A. जिन्ना, नवाब सलीमुल्लाह या फिर लियाकत अली? तो यहाँ याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 में हुई थी। सलीमुल्लाह जो थे वो ढाका के नवाब थे, ये याद रखिएगा, ढाका के नवाब थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मैंने आपको बता दिया, ढाका में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अगर अध्यक्ष पूछेगा तो आप आगा खान का नाम बताएंगे, ये मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और ढाका का नवाब कौन था? सलीमुल्लाह खान था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था 1906 में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? ये कराची में हुआ था, याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। 1906 में ढाका में हुआ, ठीक है। उसके बाद 1907 में हम देखते हैं कराची में हुआ और 1908 में अमृतसर में हुआ था। 3 सेशन हमने डिस्कस कर लिए। अगला प्रश्न, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के श्रेष्ठ मंडल ने क्या प्रार्थना की थी? इन्होंने पृथक निर्वाचन की बात की थी। यहाँ पर दिया गया है संयुक्त निर्वाचन नहीं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी, जिसको कि 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में बोला भी जाता है। अगला प्रश्न, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? AC मजुमदार ने की थी। मैंने आपको बता दिया है। कितनी बार परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं।
तो चलो क्लास, अब आज का टारगेट कंप्लीट हो गया। मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी आधुनिक भारत की लूँगी तो आपको एक बार क्रोनोलॉजी पूरा रिवाइज करा दूँगी। बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। आधुनिक भारत अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं थोड़ा निश्चिंत होकर ही पढ़ा रही हूँ, अपने पे भरोसा रखें। जैसे मैं आप लोग से हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आप इस तैयारी पे हैं तो अपने पे भरोसा रखिए, ठीक है। तो कभी कभी एज अ फैकल्टी हम भी अपने पे भरोसा रखते हैं कि हम अपने स्टूडेंट का ये पूरा पोर्शन आराम से कवर करवा देंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। बस आपको आधुनिक भारत में किस टॉपिक पे दिक्कत होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और प्लीज़ क्लास मुझे बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास।